गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक पांडे ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। हम लोग क्लास 9th का विज्ञान पढ़ रहे थे और विज्ञान में भौतिकी का 5 चैप्टर खत्म कर चुके थे और छठा चैप्टर ध्वनि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ध्वनि किसको बोलते हैं। ध्वनि एक ऊर्जा है। ध्वनि इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होता है? साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो क्या करता है? ध्वनि। डायरेक्ट इसका हम लोग थ्योरी ना पढ़ के डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्वनि तरंग की आवृत्ति ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है। क्या है? इसको हर्ट्ज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 200 हर्ट्ज है। तो आवर्तकाल पूछ रहा है। आवर्तकाल निकालना है हम लोग को। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 1 अपन आवृत्ति। तो 200, एक को अगर 200 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 0.005। क्या आ जाएगा? 0.005 सेकेंड। आवर्तकाल को टाइम से डिनोट, टी से डिनोट करते हैं। और हर्ट्ज को किससे डिनोट किया जाता है? हर्ट्ज को म्यू से। तो आप कितना आ जाएगा? 0.005 सेकेंड आ जाएगा। आप चाहिए तो उसका सोल्व कर सकते हैं। डिवाइड कर लीजिए 1 से 200 को। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 512 हर्ट्ज है, तरंग दैर्घ्य 0.7 मीटर है, तो ध्वनि का वेग क्या होगा? तो वेग को हम लोग डिनोट करते हैं v से। क्या करते हैं? v से। और वेग का फॉर्मूला होता है कि आवृत्ति आवृत्ति गुणे में तरंग दैर्घ्य। तो 0.7 10 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 368 368 358 सॉरी 358.4 358.4 क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। मीटर पर सेकंड होगा। सॉरी, वेलोसिटी हम लोग निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसका वेग निकाल रहे हैं। तरंग का वेग निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तरंग का वेग निकाल रहे हैं। अगर उसका आवर्तकाल और तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है। तरंगदैर्घ्य अब जान जाइए कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू लेमडा। म्यू इंटू लेमडा। म्यू क्या होता है? म्यू होता है उसका आवर्तकाल। क्या होता है? आवर्तकाल, जिसको क्या करते हैं? हर्ट्स में मापते हैं। और लेमडा क्या होता है? डिस्टेंस होता है। लेमडा क्या होता है? डिस्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए ये वेग है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? लेमडा से डिनोट करते हैं। प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि मतलब ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का टक्कर या इनमें से कोई नहीं। जो ध्वनि रिफ्लेक्ट करती है, जैसे कि मैंने आपको बोला और वो रिफ्लेक्ट करके मेरे पास आ गई, उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण होता है परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। सितार का तार खींचने से तार में अनुप्रास्थ तरंग उत्पन्न होती है, अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होती है। किसी प्रकार का तरंग नहीं होता है, दोनों प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं। सितार का तार आप अगर एक बार इसको खींच के छोड़ दीजिएगा तो वाइब्रेट करने लगेगा। तो कैसे वाइब्रेट करेगा? तो वो मान लीजिए इस पोजीशन में था अगर सितार का तार, तो आते समय ऐसे ऐसे जाने लगेगा। सर्टेन टाइम में इधर जाएगा, सर्टेन टाइम में इधर आ जाएगा, कुछ समय इधर जाएगा, कुछ समय इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। इसको अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं। क्या हो जाएगा? राइट आंसर अनुदैर्घ्य अनुप्रास्थ तरंग हो जाएगा, क्योंकि ये जो मूवमेंट कर रहा है ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है और और साउंड का वेग ऐसे ही मूवमेंट करता है। साउंड का जो वेव होता है इसी प्रकार मूवमेंट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास्थ तरंग उत्पन्न होती है। शीर्ष और समीप वाले गर्त के बीच की दूरी, शीर्ष और समीप वाले गर्त की दूरी को क्या कहते हैं? इसका देखते हैं ऑप्शन। हम लोग ऑप्शन क्या कहता है?
मोबाइल में ना होला डाउनलोड, तू लैपटॉप पे फेर गूगल से डाउनलोड करी, बहुत टफ काम होला। हम कहता ना फेक चीज मिलेला ना। जो हमारा जो देखिए एक वेब में बता देता हूँ, ये क्या होता है गर्त, ये क्या होता है तरंग धैर्य का आधा हो जाएगा, तरंग धैर्य का आधा हो जाएगा, इसको आप मापिए तो ये क्या होता है तरंग धैर्य लैम्डा होता है। लेकिन हमको यहीं तक गर्त तक मापना, शीर्ष से गर्त तक नापना है, क्या शीर्ष से गर्त तक नापना होगा तो तरंग धैर्य का आधा होता है। क्या होता है तरंग धैर्य का आधा होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, तरंग धैर्य का आधा होगा। वायु में ध्वनि तरंग, वायु में ध्वनि तरंग किस तरह का वेव होती है, यानी किस तरह का तरंग होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अनुधैर्य तरंग। जो सितार हम लोग खींचते हैं वो अनुप्रास्थ होती है, लेकिन ध्वनि क्या होता है, ध्वनि अनुधैर्य तरंग हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुधैर्य तरंग। आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल होता है, आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल होता है, तो आवृत्ति जानते हैं किसको बोलते हैं और आवर्तकाल किसको बोलते हैं। आवृत्ति और आवर्तकाल का रिलेशन देख लीजिए, आवृत्ति जिसको म्यू से डिनोट किया जाता है और आवर्तकाल जिसको टी से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, टी से। इन दोनों का देखिए मान लीजिए भी, अगर हमको म्यू को टी में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, टी को अगर म्यू इज इक्वल टू 1/टी लिखते हैं, 1/टी लिखते हैं, तो यहाँ म्यू है और म्यू को हम 1/टी लिख दें, तो 1/टी लिख दें तो क्या हो जाएगा, तो म्यू बटे में म्यू हो जाएगा, दोनों कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, दोनों का गुणनफल कितना होता है 1 होता है, 1 होता है। 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है आवृत्ति भी तरंगदैर्घ्य लैम्डा वाले तरंग की चाल भी दी जाती है संबंध। तो देखिए चाल या वेग जो भी है उसका फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन म्यू इंटू लेमडा, क्या होता है म्यू इंटू लेमडा, लेमडा आपको कहीं भी नजर आए तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी ई म्यू या एन जो लिखना है म्यू लिख सकते हैं या एन लिखना है तो एन लिख दिया, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। v इज इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा, वी इज इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा। श्वेता के परास से कम आवृत्ति के तरंग को कहते हैं, क्या कहते हैं, अश्रुत, अश्वय, अश्वय राइट आंसर हो जाएगा, जिसको सुना नहीं जा सकता है, जिसका राइट, जिसका 20 हर्ट से कम होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 20 हर्ट से कम होती है। आवृत्त की एसआई मात्रक होता है, क्या होता है हर्ट्स, क्या होता है हर्ट्स, जिसको एच जेड से डिनोट किया जाता है। एक तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, आवर्तकाल का मान होगा, तो आवर्तकाल और आवृत्ति के वेरिएशन मैंने बताया इसके पहले ही कि आवर्तकाल दिया है और आवृत्ति निकालना है तो ये म्यू अपन 1/टी होता है, क्या होता है म्यू अपन 1/टी, तो म्यू को हम लोग यहीं छोड़ देते हैं 1/टी, टी कितना है हर्ट्ज 100 है, तो कितना हो जाएगा, तो 0.001 होता है, 0.001, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक शांत जलाशय में कागज की नाव पल्लवन कर रही है, यदि पत्थर का टुकड़ा फेंक कर पानी में विक्षोभ उत्पन्न किया जाए तो नाव आगे बढ़ जाएगी, पीछे हट जाएगी, अपने स्थान पर आगे पीछे रहेगी या अपने स्थान पर ऊपर नीचे करती रहेगी। आप देखे होंगे कि कभी भी हम लोग तालाब में पत्थर डालते हैं तो उसमें वेव क्रिएट हो जाता है, क्या होता है वेव उत्पन्न हो जाता है, तो वेव कैसे मूव करता है, वेव का पार्टिकल जो होता है वो पार्टिकल मूव नहीं करता, वो अपने पोजीशन पे क्या करता है अप डाउन होते रहता है, ये यहाँ गया फिर से नीचे आ जाएगा, फिर से दूसरा पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर से वो पार्टिकल फिर से नीचे आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वह अपने स्थान पर ऊपर नीचे करती रहेगी।
एक तरंग के आवर्तकाल का मान कितना है? 0.01 सेकेंड तरंग की आवृत्ति होगी, तरंग की आवृत्ति होगी। तो देखिए 1/0.001 क्या हो जाता है? 1/001, पॉइंट हटाएं 2 जीरो ऊपर में, तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 हर्ट्ज हो जाएगा। इस रिलेशन को मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि कैसे सोल्व होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 हर्ट्ज। म्यू क्या होता है? म्यू होता है आवृत्ति, और टी क्या होता है? आवर्तकाल। और म्यू और टी का रिलेशन क्या है? म्यू इज इक्वल टू 1/टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1/टी लिखते हैं। 14वां नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है कि माध्यम ए में स्वरित द्विभुज 10 सेंटीमीटर तरंगदैर्घ्य की तरंग उत्पन्न कराता है। माध्यम ए में तरंग का वेग 300 मीटर पर सेकंड है। यदि माध्यम बी में तरंग 400 मीटर पर सेकंड की हो तो स्वरित द्विभुज की माध्यम में बी में उत्पन्न तरंगदैर्घ्य होगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि ए के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो ए में क्या दिया हुआ? लेमडा दिया हुआ है 60। लेमडा कितना दिया हुआ है? 60। और उसका तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है भी, कितना दिया हुआ है? 300। कितना दिया हुआ है? 300। तो म्यू नहीं निकालेंगे हम लोग, तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? इस फॉर्मूला से निकालेंगे, भी इज इक्वल टू म्यू अपन लेमडा होता है। तो म्यू को यहाँ रखेंगे तो भी यहाँ आके लेमडा से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 300 बटे में 60। म्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 हर्ट्ज। अब दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि उसमें उत्पन्न तरंगदैर्घ्य क्या होगा? म्यू का हमारा वैल्यू निकल गया। सेम म्यू का वैल्यू वहां पर फ्रीक्वेंसी यानी वेलोसिटी में पुट करेंगे तो ये होता है म्यू भी इज इक्वल टू म्यू अपन लेमडा। भी हम लोग को दिया हुआ है 450। म्यू का वैल्यू 5 आ गया, तो लेमडा का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू 450 बटे में 5, 9 से कटेगा 90 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर का तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। कितना लंबा तरंगदैर्घ्य निकलेगा? उसमें 90 सेंटीमीटर का तरंगदैर्घ्य निकलेगा। 15वां नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है हवा में ध्वनि की चाल सीओ है। क्या है? सीओ है। और पानी की चाल सी डब्ल्यू है। क्या है? सी डब्ल्यू है। तो सीओ बड़ा होगा कि सी डब्ल्यू बड़ा होगा? सीओ इज इक्वल टू सी डब्ल्यू हो जाएगा कि सी डब्ल्यू बड़ा हो जाएगा सीओ से, या सीओ इज इक्वल टू -1/2 सी डब्ल्यू हो जाएगा। तो आप जानते ही होंगे कि जो तरंगदैर्घ्य होता है, जो ध्वनि होती है, सबसे अधिक विचरण किस माध्यम में करती है? सबसे अधिक ध्वनि का विचरण सबसे अधिक किस में होता है? तो सबसे अधिक ठोस में होता है। सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में होता है। यानी सॉलिड में ध्वनि सबसे अधिक तेजी से प्रवाहित होती है। क्या होती है? सबसे अधिक तेजी से ध्वनि किसी में प्रवाहित होती है तो वह अवस्था ठोस है। उसके बाद द्रव्य अवस्था में, और सबसे कम होती है किसमें? गैसीय अवस्था में। मैं आपको दिखाता हूं। आवाज सुनाई दिया? जरूर सुनाई देगा। हवा में मैं ऐसे ऐसे मार रहा हूं, सुनाई दे रहा? नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ठोस में सबसे अधिक, उसके बाद द्रव्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन सीओ। क्या होता है? सी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन सीओ। सोलहवां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हर्ट्ज मात्रक है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? ऊर्जा का, आवृत्ति का, आयाम का, या आवर्तकाल का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति का। आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। किस में मापते हैं? हर्ट्ज, या फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं उसको। इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी और हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं। उसको हर्ट्ज में मेजर करते हैं हम लोग। अनुप्रास तरंग उत्पन्न हो सकती है केवल द्रव्य में, केवल ठोस में, केवल द्रव्य और ठोस में, द्रव्य, ठोस और गैस तीनों में। तो अनुप्रस्थ तरंग किस में उत्पन्न होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस में उत्पन्न हो सकती है। अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस में उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अनुदैर्घ्य तरंग वो तीनों अवस्था में उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ये अनुदैर्घ्य तरंग के वजह से ही हो रहा है। लेकिन अनुप्रास तरंग केवल सॉलिड में ही उत्पन्न होती है, क्योंकि वो जो पार्टिकल है इधर से इधर वाइब्रेट करता है। क्या करता है? वाइब्रेट करता है। देखिए वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन है, क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग।
अ- अनुप्रास्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग या प्रकाश तरंग, जल तरंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य तरंग। वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन होता है उसको अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति को कहते हैं श्रव्य तरंग, पराश्रय तरंग, अश्रव्य तरंग या अनुप्रास्थ तरंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्रव्य तरंग, जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। क्या हो जाएगा? जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की कोई साउंड निकलेगी उसको आप सुन नहीं सकते हैं। बीसवां नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है ध्वनि है यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग, अयांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग, यांत्रिक अनुप्रास्थ तरंग या अनयांत्रिक अनुप्रास्थ तरंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक अनुप्रास्थ तरंग। क्या हो जाएगा? यांत्रिक अनुप्रास्थ तरंग। प्रकाश है यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग, अयांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग, यांत्रिक अनुप्रास्थ तरंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा अयंत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग। क्या हो जाएगा? अयंत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग। माध्यम में जरूरी नहीं होती। ध्वनि में संचार के लिए, प्रकाश में संचार के लिए, दोनों के संचार के लिए, किसी एक के संचार के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रकाश को मूवमेंट के लिए मटेरियल की या मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ध्वनि को मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के संचार के लिए। राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के संचार के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन ध्वनि के प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। क्या होता? क्योंकि वैक्यूम कंडीशन में, वैक्यूम में ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोपोगेट नहीं कर सकती है। ध्वनि की संरचना की दिशा में 100 सेंटीमीटर दूर के दो कण समान गत्यात्मक अवस्था में रहते हैं। ध्वनि की तरंगदैर्घ्य होगी कितनी हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर की। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से, एक जगह से जो ध्वनि निकलती है एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि को कहते हैं। ध्वनि का तरत्व, ध्वनि का तीव्रता, पराध्वनि या सोनार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता, एक जगह से जो ध्वनि निकलती है उसकी तीव्रता को कहते हैं। 1 सेकंड में गुजरने वाली, कितना तीव्रता कैसे निकालते हैं? 1 सेकंड में ध्वनि एक मीडियम से एक स्थान से कितना ज्यादा वाइब्रेट कर रही है, कितना उसकी ध्वनि की तीव्रता कितना जल्दी से जा रही है, उसी को बोलते हैं ध्वनि की तीव्रता। 25वां नंबर कहता है क्वेश्चन, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच समय अंतराल कम से कम होना चाहिए। कितना? कम से कम 0.05 या 1/15 सेकेंड होना चाहिए। 1/15 सेकेंड से अगर ज़्यादा है तभी वो हमारा इको, जिसको इंग्लिश में इको कहते हैं, वो हमें सुनाई पड़ेगी। स्पष्ट ध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह को श्रोता से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मीटर। इस क्वेश्चन में ना न्यूमेरिकल है ना थ्योरी है जो मैं आपको बताऊं। क्या डायरेक्ट आंसर ही बता सकता हूं, क्योंकि जो थ्योरी पे डिपेंड हो, अब
ये आपको याद करके रखना ही पड़ेगा कि 11 मीटर होता है। 1/15 याद करके ही रखना पड़ेगा, ना इसमें थ्योरी है ना ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल है जो मैं आपको सोल्व करके दिखाऊं, इसलिए इतना जल्दी जल्दी ये गुजर रहा है। एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 किलो हर्ट्ज है। इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंग की आवृत्ति होगी, वही होगी जो ध्वनि स्रोत का है। इन माध्यम में तरंग की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करेगा, माध्यम के घनत्व पर निर्भर करेगा, इन माध्यम में तरंग की चाल पर निर्भर करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोई जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी मीडियम में चेंज नहीं कर सकती है। मान लीजिए कि एक वेव है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। कह सकते हैं कि वायु से अगर जल में जा रही है तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकता, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति चेंज नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वही होगा जो ध्वनि स्रोत की है। क्या? वही होगा जो ध्वनि स्रोत की है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर वेव प्रोपोगेट करता है, मूव करता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप की नली में गमन करती है। सोनिक बूम जैसी एक सरल रेखा की जैसे नली में बारंबार परिवर्तन द्वारा नली में मुड़ जाने के कारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आप देखे होंगे बहुत सारे मूवी या सीरियल्स में भी, उसमें एक मशीन लगाया जाता है जिसपे ऐसे 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 प्रोपोगेट करता है, दिखाता है कि आदमी जी रहा है, ऐसे साइन दे देता है तो आदमी टे बोल दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नली में बारंबार परिवर्तन दिखाता है। किसी सभा भवन में जो ध्वनि निबंध बारंबार परिवर्तन के कारण होती है उसे कहते हैं, उसके क्या कहते हैं? अनु अनुरणन अनुरण। समुद्र के जल में छिपी वस्तु का पता लगाने के लिए प्राश्रव तरंग का जो प्रसर्व तरंग का उपयोग किया जाता है, इस कार्य के लिए जिस तकनीक का व्यवहार किया जाता है उसे कहते हैं सोनार थ्योरी। सोनार, जो सबमरीन से मान लीजिए कि आपका कोई ऑब्जेक्ट ओशन में खो गया है, छुप गया है, डूब गया है, उसको हमको फाइंड आउट करना है, उसको प्राप्त करना है, उसके लिए सोनार पद्धति का प्रयोग करते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सोनार। ध्वनि का परावर्तन होता है रुखड़े सतह से, चिकने सतह से, पानी के सतह से, उपर्युक्त सभी। ध्वनि का जो परावर्तन होता है वो हर एक सरफेस पे होता है, वो चाहे स्मूथ सरफेस हो, रफ सरफेस हो, पानी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस पर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी से। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी से। बत्तीस नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है कि ध्वनि के बहुल परावर्तन पर काम करने वाली युक्ति है स्टेथोस्कोप, मेगाफोन, सहनाई या सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है वाट वर्ग मीटर स्क्वायर। क्या होता है? वाट वर्ग मीटर, सॉरी वाट वर्ग मीटर होता है ध्वनि की तीव्रता की इकाई। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होता है? वाट वर्ग मीटर। वाट वर्ग मीटर क्या होता है? वाट डिवाइडेड बाई वर्ग मीटर। क्या बोलता है कि अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कण के कंपन की दिशा होती है। अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कण के कंपन की दिशा होती है तरंग के संचरण की दिशा में, तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत में, तरंग के संचरण की दिशा सॉरी तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत तल में, तरंग के संचरण की दिशा में 45 डिग्री पर। इनमें से कौन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरंग के संचरण की दिशा में
जिस जो अनुदैर्ध्य तरंग है उसका कण किस दिशा में मूवमेंट करेगा, जिस मूवमेंट में वेव जाएगा, इधर जा रहा तो इसका पार्टिकल भी जिधर का डायरेक्शन में वेव जा रहा है, जिधर के डायरेक्शन में तरंग जाएगा उसी के डायरेक्शन में उसका पार्टिकल भी मोशन करेगा। शेर की दहाड़ से मच्छर की ध्वनि अधिक होती है, क्या अधिक होता है, उसका तारत्व अधिक होता है। क्या होता है, तारत्व अधिक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तारत्व। मानव कान का वह भाग जो एक द्रव्य से भरा रहता है वह क्या होता है, कर्णावर्त। क्या होता है, कर्णावर्त होता है। क्या होता है, कर्णावर्त जो हमारे कान में है उसमें लिक्विड पाया जाता है। क्या होता है, लिक्विड यानी द्रव्य पाया जाता है। तरंग एक तरीका है ऊर्जा संचरण का, मात्रा संरचन का, संवेग संरचन का उपयोग सभी। इसका क्या, मैंने पहले वाले चैप्टर में पहले ही बता दिया था कि तरंग क्या है, एक ऊर्जा संरचन का तरीका है, एक वे है, एक पाथ है ऊर्जा ट्रांसफर करने का। क्या, ऊर्जा ट्रांसफर करने का। जो हमें हीट मिलती है और एक हम जो हमारे सूर्य से जो लाइट आती है, लाइट क्या है, लाइट का दो नेचर है, वो पार्टिकल और लाइट दोनों का नेचर है, उसमें वेव और पार्टिकल दोनों नेचर शो करती है। तो जो वहाँ से आती है वेव नेचर भी आगे 11th-12th में आके पढ़िएगा तो उसमें वेव नेचर के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि लाइट का वेव नेचर भी होता है। तो वेव नेचर से प्रोपोगेट करता है तो क्या होता है, ऊर्जा, लाइट में हमारा ऊर्जा रहता है, तभी सोलर पैनल को गर्म करके इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बनाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण। सी तरंग का वेग भी तरंग की आवृत्ति तथा लेमडा तरंग का तरंगदैर्घ्य हो तो सी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपन लेमडा। राइट आंसर ए हो जाएगा, म्यू अपन लेमडा। सी इज इक्वल टू म्यू अपन लेमडा। 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को कहते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अश्वय अश्वय तरंग, अश्वय तरंग जिसको सुना नहीं जा सकता, जिसको सुना नहीं जा सकता, अश्वय जो ना सुना जा सके। देखिए 40 नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है कि यदि ध्वनि का आपतन कोण थीटा है तो परावर्तन कोण क्या हो, परावर्तन कोण फाई है, तो उस दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा। जैसे कि ध्वनि इधर से आ रहा, जितना डिग्री का कोण बना के आएगा उतना से ही जाएगा। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने जाना होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अगर आपने फिजिक्स में लॉ ऑफ इंसिडेंस पढ़ा, जो आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। सेम सिचुएशन यहाँ भी होता है। तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू फाइव। क्या हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा।